शोएब जमाई हमारे साथ मौजूद हैं, एएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं और जरा उनसे जानते हैं ये सारी बहस जो हो रही है और ये राजनीति में धर्म का तड़का लगाने का काम जिसकी शुरुआत फिलहाल पश्चिम बंगाल में की गई है। ये हुमायूं कबीर 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखेंगे और रख दी उन्होंने। अब आगे वो कह रहे हैं कि हम तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और घूम घूम कर प्रचार करेंगे। तो मतलब असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे के पूरे हुमायूं कबीर के प्लान का हिस्सा है क्या? शोएब जमाई। बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना जी। देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है और हमने ना कोई इस तरह की बात हुमायूं कबीर के बारे में कही है और ना ही हमारी पार्टी का कोई ऐसा मत इनके साथ गठबंधन करने को लेकर है, ना ही वहाँ की जो स्टेट यूनिट है कोई ऐसी बातचीत हुई। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने और हमने भी साफ तौर पर प्यार क्यों हुमायूं कबीर को अचानक से उमड़ा है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर? एक तरफा प्यार आप कह रहे हैं, वन साइडेड लव अचानक से मुझे नहीं बढ़ रहा है? ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि इस बारे में तो टीएमसी और बीजेपी ही बता सकती है। अब तक उन्हीं के गोद में बैठे रहे और मैं साफ तौर पर अपनी पार्टी का मत रख रहा हूँ यहाँ पे कि एमआईएम का हुमायूं कबीर के साथ कोई लेना देना नहीं और हुमायूं कबीर ना हमारे साथ आने के बारे में कोई ऐसी वार्ता है और ना ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है और स्टंट है और एमआईएम इससे पूरी तरीके से किनारे है। अब मैं बताता हूँ क्या इस वक्त बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों मिलकर हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे आरोप तो टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आप लोग, मतलब आप, हुमायूं कबीर, सब बीजेपी की बी टीम है और आप लोग ये सारी की सारी जुगत जो है वो सिर्फ टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती वाली बात है। आप सोचिए ना कि टाइमिंग देखिए, ये हुमायूं कबीर पिछले कई महीनों से कह रहा था कि भी हम 6 दिसंबर को ऐसा करेंगे, जिसको हम लोगों ने डिनाउंस किया एंड वी कंडेम्ड इट इन अ वे। हमने कई टीवी चैनलों में भी कहा, लेकिन उसके बाद कल वो ये करते हैं और आज जो है आप देखिए कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम बीजेपी और उसके तमाम समर्थित लोगों का हो रहा है। तो ये कार्यक्रम कोई यहाँ से एक दिन में तो हुआ नहीं, जाहिर सी बात है 2-3 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही होगी जहाँ पे इतने लाख लोगों को लाना है। तो ये टाइमिंग है ना, टीएमसी का एक कार्यक्रम मुर्शिदाबाद में हुआ और बीजेपी का एक कार्यक्रम कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में हुआ। ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और 2011 के आंकड़ों से लेकर अब तक आप देखेंगे तो किस तरीके से आप देखिए 2011 में वहां पे बीजेपी को 3% वोट था, उसके बाद धीरे धीरे यहां से वो 7% हुआ, 17% हुआ, फिर 34% हुआ। यानी कि जो टीएमसी के अलावा जो पूरा विपक्ष था, जो जिसमें और भी लोग थे, लेफ्ट के लोग थे और भी कांग्रेस के लोग, उन सब का वोट जो है वो बीजेपी को चला गया। तो यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी। टीएमसी की नूरा कुश्ती कह रहे हैं और कोलकाता वाला कार्यक्रम बीजेपी का, गीता पाठ वाला कार्यक्रम और वो मुर्शिदाबाद वाला कार्यक्रम जिसे आप टीएमसी का कार्यक्रम कह रहे हैं, लेकिन टीएमसी उससे पल्ला झाड़ रही है और टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन हम सबको यह पता है कि बस चंद महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। रोहित अग्रवाल का मैं रुख कर रही हूं और जरा सा रोहित अग्रवाल जी से अब ये समझना चाहेंगे हम कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये धर्म आधारित राजनीति जानबूझकर क्या ये सियासी पारा चढ़ाने के लिए पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है क्या? रोहित अग्रवाल, आप किस तरीके से देख रहे हैं? पे हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे देश को कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और धार्मिक आग के अंदर धकेलना, इसके लिए वहां की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ आपने पार्टी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कदम उठाया है, ये पूरा देश समझ रहा है, आप भी समझ रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी करके उनको इस तरीके के कहीं ना कहीं कृत्यों से रोकना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर तो वही होगा कि जैसे भाई वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने मस्जिद की नींव रख दी, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और दूसरी जगह पे वहां पे फिर अभी गीता पाठ हो रहा है और कल यही चीजें हिंसा में बदल जाएंगी। तो ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हमारे आपके बच्चे
हिंसा के शिकार होते रहे, और वो भी कब? जब हम जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा की बात कर रहे हैं, तब हम धर्म के नाम पे लड़ाई को कैसे हम कबूल कर सकते हैं? कैसे हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि धर्म के नाम पे इस तरीके की नफरत को फैलाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ इससे पलड़ा नहीं झाड़ सकती कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया जी और हम तो पाक साफ हो गए। आपको कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देना पड़ेगा, और सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और एक सख्त संदेश देना चाहिए कि भारत अब ये धार्मिक युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो भारत अब इसके लिए तैयार नहीं है कि आप पोलराइज करके सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को आप रोहित अग्रवाल जी, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून व्यवस्था तो राज्य का मसला होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस बात को। केंद्र सरकार कहां से हस्तक्षेप कर देगी? केंद्र सरकार कुछ कह देगी तो फिर ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर जाएंगी, वो तो सीधा कहेंगे ये संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है जी। अलग ही दिशा में राजनीति चली जाएगी सर जी। इसीलिए मैंने रोमाना जी सबसे पहले इसीलिए मैंने रोमाना जी सबसे पहले जो मैंने कहा, वो मैंने कहा कि खाली वहां की प्रदेश की सरकार को सिर्फ पार्टी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं उसको कड़ा संदेश देना पड़ेगा, और कड़ा संदेश देने के साथ साथ ये हमको समझना पड़ेगा कि ये देश का मुद्दा भी है, ये सिर्फ वहां उस प्रदेश का मुद्दा नहीं है। परंतु हाँ, ये बात सत्य है कि राज्य सरकार का मुद्दा है, और राज्य सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेके इस उन्माद को फैलने से पहले रोकना चाहिए। पर अभी इसको ऐसा हवा होता नहीं हुआ दिया जा कुछ नहीं सकता। रहा। अभी जिस ऐसा समय कुछ हम होता हुआ एआई दिख के नहीं युग रहा। की बात कर रहे हैं, वहां पे आप धार्मिक युद्ध की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज खान साहब, अभी जो तस्वीर उभर रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर ममता बनर्जी जो हैं वो राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए माहौल तैयार होने दे रही हैं कि बढ़िया है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तब तक जितना हो सके हिंदू मुसलमान ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति हो, इसको खुली छूट दी जाए? बेलगाम छोड़ दिया है उन्होंने पूरे माहौल को। अजीज खान साहब, देखिए रोमाना जी, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, और वो शेर बहुत फेमस है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। देखिए, चुनाव का मौसम आते ही आप किस तरह लोग उमड़ पड़े हैं, और किस तरह धार्मिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो धर्म युद्ध का एक बिगुल फूंक दिए हैं। आप इस बात को समझिए। सबसे पहले यही हुमायूं कबीर है। आप देखिए कि उन्होंने किस तरह अनाउंस किया 6 दिसंबर को, और 7 तारीख को आज गीता पाठ हो रहा है वहां पे। मकसद क्या है? और उसके साथ साथ हुमायूं कबीर यहां तक कह रहे हैं कि साहब मैं पार्टी बनाऊंगा, और पार्टी बना करके एमआईएम के साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए आप। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो आप इस बात को देखिए कि इस तरीके से ध्रुवीकरण करने के बाद किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। यह बहुत सोचने का विषय है, बहुत अहम है। क्योंकि आप जानिए कि वो बाबरी मस्जिद, जिस बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गया, पूरे देश ने उसे एडमिट कर दिया, बड़ी खूबसूरती के साथ एडमिट कर दिया। ये देश जो है वो संविधान से चल रहा है, बिल्कुल, और संविधान में जो चीजें आई उसको इस देश के हर शख्स ने उसे एडमिट किया। अब एक शख्स जाता है बाबरी नाम से, बाबर के नाम से एक मस्जिद बना करके, और वहां पे इस तरीके से उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और उन्माद पैदा करने की कोशिश के साथ आप देखिए कुछ और लोग वहां पर पहुंच करके कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कहने का मकसद सिर्फ यह है कि चुनाव आते ही लोगों ने माहौल बनाने का प्रयास कर दिया, और सब कुछ ममता बनर्जी की नाक के नीचे हो रहा है, और ममता बनर्जी कुछ भी रोक नहीं रही है। और ये कह देना कि हमने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अपना पल्ला जो झाड़ रही है ममता बनर्जी, वो फिलहाल टीएमसी खुद को इस आरोप से मुक्त नहीं कर सकती कि ध्रुवीकरण की ये राजनीति पनप रही है। किसकी नाक के नीचे? ममता बनर्जी की नाक के नीचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।